नमस्ते, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप ही के चैनल हैशटैग स्टोरी में। आज की कहानी उनके लिए है जो हताश हो चुके हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ हो, जो अपने लाइफ में कमबैक करना चाहते हो, निराश बैठे हों और कुछ काम करना चाहते हो जो काम ना हो पा रहा। आज की कहानी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आपका ये कुछ पल जो आपके लाइफ में आज भी मैं जब हताश बैठा होता हूँ या निराश हो जाता हूँ, किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाता हूँ अपने लाइफ में, तो मैं इस लम्हे को याद करता हूँ, इस कहानी को याद करता हूँ। और ये कहानी में एक किरदार मेरा भी है। मैं भी इस कहानी के एक किरदार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज की कहानी में मैं हीरो नहीं हूँ और मैं हीरो हो भी नहीं सकता। आज की कहानी 7 दोस्तों की है जो मैट्रिक एग्ज़ाम देकर इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा को निकलते हैं। 7 दोस्तों में से एक अभिषेक, जिसकी 10th में 52% नंबर थी, वो कोटा जाता है। और सभी जो 6 और स्टूडेंट जो बच गए, जो 6 और दोस्त बच गए, वो सभी जो है 10 CGP वाले थे। मैं 9 CGP वाला हूँ और सभी जो है 10 CGP वाले थे। तो 7 में से एक जो अभिषेक है वो 52%, लेकिन वो जा क्यों रहा था कोटा, और ये कहानी उसी की है। दरअसल उसको अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव्स से थोड़ा सा दूर जाना था, अपने को आज़ाद करना था। और उसकी एक बुरी आदत, बुरी संगति लग चुकी थी। एक सिगरेट पीने की एक बुरी संगति लग चुकी थी, जिस पे वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रोक टोक करे। और उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, एक समृद्ध परिवार से है, पैसे की कोई कमी नहीं। उसका कोई मकसद कोटा जाने का या जेई या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज पाने का कोई शौक नहीं था, जैसा कि उन 6 दोस्त का था। वैसा उससे बिल्कुल विपरीत, बस 2 साल एंजॉयमेंट का मकसद लेकर ये कोटा जाता है। सभी कोटा में अपने अपनी हैसियत के हिसाब से एरिया चूज़ करते हैं। सबसे महंगा जो एरिया था उस समय, उस 2011 की मैं बात बता रहा हूँ, तलवंडी जो एरिया है वो सबसे महंगे एरिया में से आता था। तलवंडी और राजीव नगर, पता नहीं आज भी वो सबसे महंगे में ही शुमार है या थोड़ा सा सस्ता होगा, सस्ता तो नहीं हुआ होगा। और सबसे सस्ता उस समय विज्ञान नगर का जो एरिया है वो सबसे सस्ता माना जाता था। सबसे सस्ते रूम वहाँ मिलते थे, जबकि वो सस्ता तो नहीं कहलाएगा, लेकिन सस्ता उनके कंपैरिजन में वो सस्ता था। 2011 में वो उधर 2,000-2,500 रुपये में एक रूम मिल जाया करता था, जबकि राजीव नगर तलवंडी में जो है वो उस रूम की कॉस्टिंग 3,500-4,000 रुपये जाती थी। थोड़ा सा एरिया पॉश एरिया में आता था उस समय। तो सभी अपने अपने हैसियत के हिसाब से रूम लेते हैं। मैं विज्ञान नगर में ही रूम लेता हूँ, शेल्टर लेता हूँ। एक और मेरा फ्रेंड था, वो भी विज्ञान नगर में लेता है, लेकिन सभी एक रूम का फ्लैट लेते हैं पीजी में, और सभी सेपरेटेड लेते हैं। कोई किसी का रूममेट नहीं हो, जिससे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, ये सोच के सभी ने ऐसा कदम उठाया था। अभिषेक तलवंडी में रूम लेता है और हमारे वहाँ पे इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, जिसके इंट्रांस एग्ज़ाम के आधार पे आपको बैचेस अलाउट होते हैं। जैसा कि हम लोग को हुआ था, P1 से लेके P31 बैच तक अलाउट किया गया था, और जिसमें
3500 स्टूडेंट थे, और जो सबसे अच्छे स्टूडेंट, जो जिनका सबसे अच्छा IQ लेवल, जिनका एंट्रांस एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर आए, उनको P1 और ऐसे करके P2 P3 इस तरीके से जो है वो हायरार्की जाती है। हम में से 7 में से 2 स्टूडेंट P2 में जाते हैं, 3 स्टूडेंट P5 में, मैं खुद P9 में मेरी एडमिशन होती है, एक स्टूडेंट P15 में, और अभिषेक P27 जो कि P31 के से सिर्फ 4 बैच आगे था, और वो कोई अच्छा बैच नहीं माना जाता। और इवन P15 वाले भी खुश नहीं थे, P9 वाले भी खुश नहीं थे कि मुझे और अच्छा बैच करना है। लेकिन टीचर्स के द्वारा ये बताया गया था कि आप अपने को इम्प्रूव करके, हर महीने एग्ज़ाम होता है इंस्टीट्यूट में, अपने आप को इम्प्रूव करके आप अपने बैच को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग ने सभी तैयारी में जुट जाते हैं। अभिषेक जैसा उसका मकसद था कि भाई कोई पाबंदी ना हो, एज इट इज़ उसको कोई पाबंदी नहीं मिलती है, वो पैसे भी अच्छे खासे, उसको पॉकेट मनी भी अच्छी खासी मिलती, और वो उस पॉकेट मनी का अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके हिसाब से अच्छा वो उपयोग कर रहा था। सिगरेट्स बहुत ज़्यादा वो पी रहा था, एंजॉयमेंट कर रहा था। अब सभी अपने अपने बैच को इम्प्रूव करने में लगे थे, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे थे। तो टीचर्स ने एक चीज़ वहाँ पे इंडिकेट की थी। पहला कि आपका जो मोबाइल वो 10 से 11 के बीच में ही ऑन होना चाहिए। उसी दौरान आप अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड से, आपको जिनसे भी बात करना है उसी दौरान बात करना है। बाहर की ज़िंदगी से बस 1 घंटे आपको कनेक्ट करना है। चाहे आप यूट्यूब चलाओ या आप कुछ भी, आप मूवीज़ देखो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। उसके अलावा आपको सारा टाइम अपने ड्रीम पे, अपने बुक्स पे, अपने माँ बाप के सपनों पे, अपने माँ बाप के जो उम्मीद, उस पे आपको खड़ा उतरने के लिए अपना काम करना है। और दूसरा कि आपको अपना नज़र झुका कर आना है और झुका कर ही जाना है। आपकी नज़र ना दाएं होनी चाहिए, ना बाएं होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए। आपकी नज़र हमेशा नीचे होनी चाहिए। उनका तात्पर्य था कि किसी भी लड़की को आप ना देखें, ना देखिएगा, ना अट्रैक्शन होगा। ये उम्र आपकी जो है ना बाली उमरिया है, और ये जो बाली उमरिया है, 10th पास करके आप लोग आए हैं, अभी अभी आपके जो अंदर की ज्वाला है वो फूटना स्टार्ट करेंगी, और आपको अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन हो ही ना, आप किसी को देखेंगे ही नहीं तो आपको अट्रैक्शन होगा ही। और सभी इस थ्योरी पे अमल करना स्टार्ट कर देते हैं। हर रोज़ DPP मिला करता था, असाइनमेंट 15 दिन में असाइनमेंट मिला करता था। सभी अपने अपने असाइनमेंट और DPPs में लगे रहते थे। 16-16 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे सभी अपने काम में, अपने पढ़ाई में लगा करते थे। अभिषेक एज इट इज़ उसको कोई मतलब नहीं था कि मुझे अपने बैच को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, हमको JEE में एडमिशन लेना है, हमको IIT करना है, हमको NIT करना है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये सारों साथ जो हैं वो JEE का ही एग्ज़ाम देने गए थे, इंजीनियरिंग की ही तैयारी करने गए थे। सभी एक ही मकसद से थे। अब जैसे तैसे 1 महीना गुजरता है, और 1 महीने गुजरने के बाद सभी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, नहीं तो अपने बैच को मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन एक अभिषेक, उसका बैच P31 चला जाता है, क्योंकि उसकी जो रैंक है वो 3596 स्टूडेंट में से 3593 आई थी, यानी कि 3 स्टूडेंट बस उससे पीछे थे। तो उसको अलाउड होता है P31, जो कि लास्ट बैच होता है। और सभी अपने अपने बैच को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपने बैच को या मेंटेन कर रहे होते हैं। मैं पहले मंथ में मैं अपने बैच को मेंटेन ही कर पाया था, और P15 वाले P8 में आए थे, P5 वाले P3 में गए थे, P2 वाले P1 में चले गए थे। तो मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक थी, और अभिषेक
चलिए, मेरे बारे में ये कहानी नहीं। तो अब क्या होता है, अब हम लोग फिर से जो है अभिषेक से बात करते हैं। 10 से 11 के बीच में कॉन्फ्रेंस हम लोग सभी रहते हैं, क्या बात है क्या नहीं। अभिषेक बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि अभिषेक, ये समय नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए। जैसा कि सर बताएं कि भाई नज़र झुका के आना है और नज़र झुका के ही जाना है, हमको नज़र इधर उधर रखनी ही नहीं है। बोला कि नहीं भाई, हमको तो वो लड़की चाहिए। अब उसकी जिद, हम लोग दोस्त, लड़के तो लड़के, अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। हम लोग ने कुछ इंतज़ाम किया, उस बंदी के बारे में अभिषेक पता किया कि वो हमेशा 3-3:15 में जो है पैंट्री में आती है, जहाँ पे और कॉफ़ी के लिए या समोसा के लिए वो हमेशा बैच के बाद पैंट्री में आती है और वो वहाँ पे 10-15 मिनट बैठती है, बिताती है। अब ये सारा इंतज़ाम करते हुए 15 दिन और बीत जाते हैं। लगभग 3 दिन बाद दूसरा इंस्टीट्यूट का दूसरा एग्ज़ाम 3 दिन बाद था और उसमें उस टाइम पे अभिषेक सारा इंतज़ाम करता है। हम लोग सारे कॉरिडोर को साफ़ करते हैं, मतलब स्टूडेंट को जो है वो थोड़ा सा सेपरेट करते हैं कि उसे खुला वातावरण मिले। पूरे कॉरिडोर और पैंट्री वाले भैया से बात करके सारे पैंट्री को सजाते हैं बैलून और गुलाब की पंखुड़ियों से। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सबसे समृद्ध परिवार में से एक था। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे और वो मैथ इसी वजह से लिया था कि उसके माँ बाप उतना इंटरफेयर ना कर पाए उसके पढ़ाई में। इस वजह से वो मैथ को चूज़ करता है, जबकि उसकी बायो मैथ से बेटर होती है और वो 52% मार्क्स, जो कि सबसे कम होता है ग्रुप में। तब अब आता है समय प्रपोज करने का। अभिषेक सारा इंतज़ाम करता है। हम लोग वॉलेंटियर के तौर पे सारे स्टूडेंट को थोड़ा साइड करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ स्टेयर से नीचे उतरती हैं और अचानक से बैलून से सजा हुआ कॉरिडोर देखती हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से जो कॉरिडोर था गुलाब की पंखुड़ियों से सजा होता है। वो उनको ये पता नहीं था कि ये उन्हीं के लिए। वो थोड़ी सी चौंकती हैं। जैसे ही वो मेस में आती हैं, जो पैंट्री में आती हैं, तो वो अभिषेक को देखती है और उन्हें ये एहसास हो जाता है उस समय कि शायद ये मेरे लिए। और होता भी ऐसा ही। अभिषेक घुटनों पे और एक गुलाब का गुलदस्ता लिए उनके सामने उनको प्रपोज करता है। सभी दोस्त पेपर बॉम्ब लिए तैयार बैठे होते हैं कि वो हाँ बोलेगी और हम लोग पेपर बॉम्ब चलाएंगे। अब उम्मीद तो ऐसी नहीं थी, लेकिन वो प्रपोज करता है और उसे रिजेक्शन मिलता है। वो बताती हैं कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे जेई करना है, मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है और मैं यहाँ पे लवी डबी करने नहीं आई। अभिषेक निराश हो जाता है। उसे समझाया जाता है और उसे समझाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा शक था कि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो हताश हो चुका होगा। तो हम लोग उसको सर के पास लेके जाते हैं। सोडियम सर हम लोग उनको बोलते हैं, आज भी कोटा में वाइब्रेंट एकेडमी में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उस पर्सन को, अभिषेक को। और वो बताते हैं कि अगर एक बार तुम जेई निकाल लो तो
कोई भी लड़की, दुनिया में कोई भी लड़की तुमको ना नहीं बोल पाएगी। और मैं खुद उस लड़की की माँ बाप से बात करूँगा और मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ कि वो माँ बाप तुमको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं खुद जाके बात करूँगा, बस तुम जेई निकाल लो। अब इस बात को वो उसको लग तो जाता है, और 3 दिन बाद एग्ज़ाम होना था और वो तैयारी में लग जाता है, सभी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अचानक से कोई काम जब करना स्टार्ट करो तो थोड़ा भारी तो लगता है। तो उसकी सिगरेट्स थोड़े ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा होने की वजह से उसके रूम के नीचे से धुआं आने लगा। और जो पीजी वाली आंटी थी वो हम सभी को कॉल करती हैं कि देखो अभिषेक के रूम में आग लगा है और अभिषेक रूम नहीं खोल रहा। हम लोग आनंद फानंद में अभिषेक के रूम की तरफ दौड़ते हैं, तो जो कि तलवंडी में होता है, थोड़ी सी दूरी पे होता है, 20 मिनट के रास्ता होता है। ऑटो से जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, रूम खुलवाते हैं, पता चलता है कि वो आग का नहीं, वो सिगरेट का धुआं था। और आंटी को समझा के कि हाँ वो कागज़ जला है, उसका धुआं आ रहा था, वो सो गया था, इस वजह से वो आप गेट नहीं खोल पा रहा था। वो डिप्रेशन में थोड़ा सा तो चला जाता है तो कि वो कैसे मुझे रिजेक्ट कर दी, वो क्यों रिजेक्ट की। फिर से हम लोग जो है नए सर का जो बात है उसको दोहराते हैं कि भाई एक बार तुम जेई निकाल लो, उसके बाद सर तो उनके माँ बाप से बात कर ही लेंगे, और हम लोग जो भी बन सकेगा, जो भी, वो हम लोग करेंगे। वो बोलता है कि ठीक भाई, जैसा कि एक बॉयज़ में होता है, पढ़ाई पे वो लग जाता है लेकिन वो उतना अच्छा तो बेटर नहीं कर पाता। 3 दिन बाद एग्ज़ाम होते हैं, उतना अच्छा बेटर नहीं कर पाता वो, और उसके जो रैंक वो पहले से भी ख़राब आती है, जो कि लास्ट होता है 3596 रैंक, जो कि सारे स्टूडेंट और सारे कॉलेज में सबसे लास्ट होता है। वो सबसे लास्ट बैच में तो पहले से ही था, पहले ही एग्ज़ाम्स में। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से आता है एग्ज़ाम्स के लिए, जुट जाता है, डेली प्रैक्टिस पेपर बनाता है, बैकलॉग अपना कंप्लीट करता है, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता। वो अपने बैच को इम्प्रूव करता गया, क्योंकि सारे जो पहले के जो उसके बैकलॉग के जो 2 एग्ज़ाम्स उसके जो ख़राब गए थे, उसके भी कुछ वेटेज सारे एग्ज़ाम्स में जुड़ते हैं, और उसके हिसाब से जो है बैचेस जो है आपको इम्प्रूव करने को मिलता है। तो बहुत अच्छा रैंक लाता था, अपने रैंक को इम्प्रूव करता गया, और वो P1 में जो है आधा सेमेस्टर ख़त्म होते होते वो P1 में पहुंच चुका था। यानी कि 11th का जो आधा सेमेस्टर है वो कंप्लीट करते करते वो P1 में पहुंच गया था, और वो कंटिन्यू वो अपने रैंक को, अपने बैच को मेंटेन रखा। और P1 में होने का मतलब होता है वहाँ पे सिलेक्शन। टॉप 60 स्टूडेंट में से सिर्फ 60 स्टूडेंट को P1 में पढ़ने का मौका मिलता है। अब वो अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव कर रहा होता है, हर रोज़ हर एग्ज़ाम्स में अपने रैंकिंग को सुधार रहा होता है, और अब उसकी रैंकिंग अब हम लोग से बेटर आने लगी। हम लोग तो फिर भी P5, P3, P1 तक मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसमें एक ड्रास्टिकली चेंज आया। उसका जो पागलपन था वो पढ़ाई को लेकर, वो जेई को लेकर, वो अलग ही लेवल का वो बन गया था। और वो पागलपन, और ऐसा पागलपन सभी के अंदर होना चाहिए। दिन रात बस एक चीज़ उसको दिख रहा था, वो था जेई। 11th कंप्लीट होता है, 12th का सेशन स्टार्ट होता है। 12th में भी उसी तरीके से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और अधिकतर रैंक 1, रैंक 2 के अंदर में वो आता है। उसके रैंकिंग को देख के तो कुछ समय तक हम लोग हताश हो गए थे कि इतना बेटर
जो कि 10th में 52% लाता है, और वो अचानक से उसमें ऐसा वो क्या कर रहा है जिससे वो रैंक 1 और रैंक 2 के पीछे आ ही नहीं रहा। जब हम लोग ने उसके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहा तो पता चला कि वो महीनों महीनों नहाता नहीं, उसे नहाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, ब्रश नहीं करता, 7-8 दिन तक तो वो ब्रश नहीं करता है, डीओ मार के वो बैच में बैठता है, और वो 24 घंटे में से 22 घंटे वो पढ़ाई करता है। और ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और हम सभी के लिए तो इम्पॉसिबल था। अब जेईई का एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, और 7 में से 5 लोग जेईई कंप्लीट करते हैं, जिसमें से अभिषेक भी एक। 2 लोगों का नहीं होता है जेईई, एक मेरा दैट मीन्स मनीष कुमार, और एक आदित्य। 2 लोगों का जेईई नहीं हो पाता, लेकिन 7 में से 5 लोगों का जेईई क्लियर करते हैं वो। और अभिषेक, जिसके बारे में वाइब्रेंट एकेडमी ये अनाउंस कर दिया था कि इस बार का AIR1 हमारा इंस्टीट्यूट देगा, और उसका नाम है अभिषेक। लेकिन जब जेईई का रिजल्ट आता है तो AIR1 कोटा में कोई नहीं दे पाता। वो दिल्ली से लड़का होता है, और वो दिल्ली का लड़का AIR1 होता है, लेकिन कोटा में सबसे बेहतरीन रैंक वाइब्रेंट एकेडमी का ही होता है, और अभिषेक 31वां रैंक लाके कोटा का सबसे बेटर रैंक लाने वाला बंदा बनता है उस साल का। उसके नाम पे सेमिनार अनाउंस होता है, सेमिनार कराई जाती है, जिसमें अदर इंस्टीट्यूट के भी लड़के आते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग भी वहाँ पे आते हैं, और जो बैच में पहले से पढ़ चुके हैं उन सबको भी इनवाइट किया जाता है। यानी कि वहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, उस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। उस सेमिनार में उसने बहुत अच्छा एक स्पीच दिया, और वो बताया अपने लाइफ के बारे में, किस तरीके से वो तैयारी करता था। और हम लोगों ने तो उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, और क्लोजली उसको देखा है, उसके लाइफ दिनचर्या को जाना है। अब जब वो सेमिनार से निकल रहा था, उसके आसपास में बॉडीगार्ड्स सभी स्टूडेंट को साइड उसके पास आने नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूर एक लड़की चिल्ला रही है, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। वो वही लड़की थी जिसने अभिषेक के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, और अभिषेक बाउंसर्स को इशारा करता है कि उस लड़की को आने दो। वो लड़की आती है, और उस लड़की का भी गट्स देखो, वो सभी के सामने वो भी नील डाउन होके अभिषेक को प्रपोज करती है। और अभिषेक बोलता है, सॉरी, अब मेरा जो एम है बहुत बड़ा हो चुका है, छोटे एम के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है मेरे पास छोटे लक्ष्य के लिए। तुम तो बहुत छोटी लक्ष्य हो चुके हो मेरे लिए। ये बोल के वो वहां से निकल जाता है। तो ये कहानी ये बताता है कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो तो सब कुछ मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो अपने लक्ष्य को पाने के बाद ना मिले। आज वो फ्लिपकार्ट में काम करता है, कुछ स्टेक्स का मालिक भी है फ्लिपकार्ट का। हाल में ही 8 मंथ्स हो रहे होंगे, 7-8 मंथ्स। उसने अभी शादी की है
और आईआईटी खड़गपुर की ही भाभी जी जो हैं वो आईआईटी खड़गपुर की ही बैचमेट हैं। दोनों कोई अच्छे पोजीशन पे हैं। जिस कलर की वो सूट पहनता है उस कलर उसी मैचिंग का वो कार लेके जाता है। 7 कार है आज उसके पास। अगर ग्रे कलर का अगर सूट पहन रहा है तो ग्रे कलर की कार निकालेगा। अगर ब्लैक कलर की सूट पहन रहा है तो वो ब्लैक कलर की कार निकालता है, ब्लू में ब्लू। ये लाइफस्टाइल अचानक से उसकी लाइफस्टाइल, और आप समझ सकते हो कितना सक्षम है आज के दौर में। तो अपने गोल पे फोकस कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और भगवान उसी को सबसे टफ रोल देता है, उसी को सबसे ज़्यादा तंग करता है जिस पे उसको विश्वास होता है कि वो कर सकता है। फिल्म में भी सबसे जो टफ रोल होता है वो सबसे बेहतरीन एक्टर को मिलता है। पता नहीं हम लोग का ये जो कहानी, हम लोग जिस दुनिया में, उसको बनाने वाला भगवान है, उसका वहाँ पे मूवी, उसका फिल्म चल रहा है। उस फिल्म के हम लोग बस एक मात्र किरदार, और जो सबसे अच्छा एक्टर होगा उसी को सबसे टफ किरदार मिलेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी टफ लग रही है, अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य थोड़ा कठिन लग रहा है, तो शायद भगवान चाहते हैं कि आप उसको और मेहनत करके उस लक्ष्य को पाओ और आप वो काम कर सकते हो। डैट्स वाई आपको वो उतना वो टफ बना रहा है। जो आसानी से मिल जाए वो उसमें मज़ा भी कि नहीं है ना। तो अपने लाइफ में, अपने काम में जुनून के साथ लग जाइए। और जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, जो सीए का तैयारी कर रहे हैं, जिनका कभी ब्रेकअप हुआ, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको ये कहानी बताइए, सुनाइए। अगर नहीं सुनाने का अगर टाइम नहीं है तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो, ये कहानी उनके लाइफ का लाइफ चेंजिंग बन जाए। तब तक के लिए जय हिंद,